हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीपियल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 19 जून 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर न करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का हमारा पहला टॉपिक है कार्ल मार्क्स। ध्यान रहे साथियों, कार्ल मार्क्स का संबंध ये जर्मनी के प्रसिद्ध दार्शनिक अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ रहे हैं। खास बात है कि कार्ल मार्क्स की पुस्तक कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है दास कैपिटल, ये पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। खास बात है कि ये पूरी दुनिया में पढ़ा जाता है और इसे समझा जाता है। आज ही की तारीख 19 जून 1843 को कार्ल मार्क्स का विवाह जेनी मार्क्स के साथ हुआ था। याद रखेंगे, किसके साथ विवाह हुआ था? जेनी मार्क्स के साथ। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है सुदर्शन अग्रवाल। ध्यान रहे साथियों, आज ही की तारीख 19 जून 1931 को सुदर्शन अग्रवाल का जन्म हुआ था। और खास बात यह है कि ये उत्तराखंड राज्य तथा सिक्किम राज्य के गवर्नर रह चुके हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है फादर्स डे। ध्यान रहे साथियों, आज ही की तारीख 19 जून 1910 को पहली बार यूएसए के वाशिंगटन में पहली बार फादर्स डे मनाया गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है आंग सान सूची। याद रखेंगे, 19 जून 1945 को आंग सान सूची का जन्म हुआ था। खास बात यह है कि आंग सान सूची का संबंध म्यांमार देश से है। किस देश से साथियों? म्यांमार, जिसे हम लोग पहले बर्मा भी कहते थे। और खास बात है कि आंग सान सूची को लोकतंत्र का रक्षक कहा जाता है। वर्ष 1991 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला। और आंग सान सूची के जो पिता हैं आंग सान सू को म्यांमार का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो याद रखेंगे, दुनिया की एक महान नेता जिनका नाम आंग सान सूची है, उनका जन्म आज ही की तारीख 19 जून 1945 को म्यांमार देश में हुआ था। और ये म्यांमार की प्रमुख भी बनी है। और वर्तमान में ये सुर्खियों में तब आई जब रोहिंग्याओं को म्यांमार से बाहर निकाला गया, तो इसको लेकर के इन्हें काफी क्रिटिसाइज भी किया गया। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है सलमान रुश्दी। याद है साथियों, आज ही की तारीख 19 जून 1947 को इनका जन्म हुआ। खास बात है कि ये एक लेखक है और ये वर्तमान में ब्रिटेन में रहते हैं। ब्रिटिश भारतीय मूल के, याद रखेंगे, ब्रिटिश भारतीय मूल के क्या है? लेखक है सलमान रुश्दी। इनकी जो पुस्तक है द सैटेनिक वर्सेस, ये काफी लोकप्रिय रही है। ये दुनिया के महान लेखकों में गिने जाते हैं, परंतु इनका जो विवादों के साथ चोरी दामन का साथ रहा है। इन्होंने कुछ किताबें विवादित भी लिखी, जिसको दुनिया में काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है, परंतु ये दुनिया के महान लेखकों में गिने जाते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ओकराम इबोबी सिंह। याद रखेंगे, आज ही की तारीख 19 जून 1948 को ओकराम इबोबी सिंह का जन्म हुआ था। खास बात है कि जो ओकराम इबोबी सिंह है, ये मणिपुर के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। कहाँ के सीएम रह चुके हैं भाई? तो मणिपुर के सीएम रह चुके हैं, ये पूर्व सीएम रह चुके हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कुवैत एक प्रमुख दुनिया का तेल उत्पादक राष्ट्र है। खास बात यह है कि आज ही की तारीख 19 जून 1961 को यह ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र हुआ। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है हंगरी एक यूरोपीय देश है। और खास बात है कि आज ही की तारीख 19 जून 1991 को हंगरी क्या है? स्वतंत्र हुआ। और यह जो स्वतंत्रता इसे मिली, किस देश से मिली? सोवियत
संघ से। किस देश से स्वतंत्रता मिली? तो सोवियत संघ से हंगरी स्वतंत्र हुआ। ध्यान का पहला करंट अफेयर्स उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ध्यान दें साथियों, उत्तर प्रदेश राज्य हाल ही में मनरेगा के थ्रू रोजगार देने वाला देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के 57,000 ग्राम पंचायतों में 57,000 ग्राम पंचायतों में 57 लाख से ज्यादा लोगों को मनरेगा के तहत क्या दिया गया? रोजगार दिया गया। याद रखेंगे, वर्तमान में कोविड-19 का दौर चल रहा है। बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर हैं अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश में लौट करके आए हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक विशेष प्लान के अंतर्गत इन मजदूरों को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए मनरेगा के थ्रू इन्हें रोजगार दिया जा रहा है। तो याद रखेंगे, भारत में सबसे ज्यादा मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश बन गया है। हम लोग थोड़ी चर्चा मनरेगा के इतिहास पे भी कर ले। याद रखेंगे 2006 में नरेगा के नाम से इसकी शुरुआत हुई, परंतु भारत के कुछ जिलों में इसकी शुरुआत होती है। 2008 आते आते यह पूरे भारत में लागू हुआ और वर्ष 2009 में नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया। याद रखेंगे, यह जो नरेगा या कहें मनरेगा कहें, यह लोगों को रोजगार देने का एक विशेष साधन बना और ये दुनिया के सफलतम योजनाओं में गिना भी जाता है। याद रखेंगे, वर्तमान में मनरेगा के तहत 150 दिनों तक रोजगार देने का राज्य सरकारें विशेष प्रयास कर रही है, ताकि जो ये दौर है उसे हम बाहर निकल सके। उत्तर प्रदेश राज्य की थोड़ी चर्चा कर ले। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में सीएम योगी आदित्यनाथ है, जबकि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। कौन है भाई? यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल। याद रखेंगे, हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है मुखमल्दकली अबिलगाजियो। याद रखेंगे, ये दुनिया का एक देश है, एशियाई देश, जिसका नाम है किर्गिस्तान। कौन सा देश? किर्गिस्तान। ये किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने अपने पद से क्या कर दिया है? इस्तीफा दे दिया है। किर्गिस्तान जो है वो चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है और यह इसकी जो राजधानी है वो किर्गिस्तान की, उसका नाम है बिश्केक। इसकी राजधानी का नाम क्या है? बिश्केक। तो मुखमल्दकली अबिलगाजियो जो है वो क्या है? किर्गिस्तान के प्रधानमंत्री है, जिन्होंने अपने पद से क्या है? इस्तीफा दे दिया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है डेक्सामेथासोन। याद रखेंगे, यह एक दवा है। याद रखेंगे, यह क्या है? यह एक दवा है। याद रखेंगे, दुनिया की प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में ऑक्सफोर्ड का नाम गिना जाता है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में इसका जो कोविड-19 के पेशेंट पर, याद रखेंगे, कोविड-19 के मरीजों पर इसका प्रयोग हुआ, परिणाम काफी सकारात्मक हुए। लगभग 33% रोगियों पर यह दवा काफी सफल हुई और इससे जो कोविड के जो पेशेंट है वो काफी हद तक ठीक भी हुए हैं। याद रखेंगे, वर्तमान में कोविड के दौर में अलग अलग देशों में अलग अलग दवाओं पर ट्रायल लगातार चल रहा है कि कोई एक प्रॉपर कारगर दवा हो, परंतु ये जो डेक्सामेथासोन ये भारत में 1960 के दशक में ही ये दवा आ गई थी। ये गठिया के इलाज में, अस्थमा के रोग में और सूजन को कम करने में इसका इस्तेमाल किया था। ये दवा काफी सस्ती है और सर्वसुलभ है और इसके खास बात क्या है कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जब कोविड-19 पेशेंट पर इसका ट्रायल किया गया तो परिणाम क्या है? काफी सकारात्मक दिखे हैं, जो एक अच्छी खबर है। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसका नाम है बुंदेसलीगा। याद रखेंगे, ये फुटबॉल की, याद रखेंगे, किस खेल की? फुटबॉल की प्रतियोगिता का नाम है भाई, फुटबॉल की प्रतियोगिता का नाम है। अभी जो कोविड का दौर चल रहा है, कोविड-19 के समय में कि सभी तरह के जो आयोजन थे वो रद्द कर दिए गए, परंतु बुंदेसलीगा का कोविड-19 के दौर में भी क्या है? जर्मनी देश में क्या किया गया? आयोजन हुआ। जर्मनी में ही यह प्रतियोगिता होती है। ये पूरे राष्ट्र के स्तर पर, जो क्लब के स्तर पर खेला जाता है।
याद रखेंगे। तो बुंदेसलीगा फुटबॉल से संबंधित है। कोविड-19 के दौर में फुटबॉल का जो ये खेल है वो किस देश में खेला गया? जर्मनी में। और याद रखेंगे बुंदेसलीगा जो प्रतियोगिता है इसे म्यूनिक की टीम ने जीता है। म्यूनिक, याद रखेंगे कहां की टीम ने जीता है? और म्यूनिक की टीम ने इसे लगातार 8वीं बार जीता है। 8वीं बार जीता है। जहां भी लीगा शब्द आए तो आप समझ लेंगे वो किस टूर्नामेंट से संबंधित होगा? वो फुटबॉल से, चाहे बुंदेसलीगा हो या ला लीगा हो। याद रखेंगे। जर्मनी क्या है? यूरोप का देश है। याद रखें यूरोप का एक प्रमुख देश है। और वर्तमान में यहाँ की जो चांसलर है उनका नाम क्या है? एंजेला मार्केल। क्या नाम है भाई? एंजेला मार्केल। और दुनिया की फोर्ब्स की सूची के अनुसार दुनिया की 100 सबसे महत्वपूर्ण शख्सियतों में एंजेला मार्केल का नाम जाना जाता है। तो याद रखें बुंदेसलीगा कोविड-19 के दौर में आयोजित हुआ जिसे म्यूनिक की टीम ने जीता है। लगातार 8वीं बार जीता। और इसमें जो टूर्नामेंट हुआ था इसमें कोई भी दर्शक नहीं थे, बस केवल खिलाड़ी खेल रहे थे। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है IM विजयन। याद रखें कि यह भी भारत के प्रसिद्ध फुटबॉलर रहे हैं। प्रसिद्ध फुटबॉलर है। इनका नाम पद्मश्री, याद रखेंगे किसके लिए? पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया गया, नामित किया गया है। याद रखेंगे IM विजयन कौन है भाई? तो ये भारत के एक प्रसिद्ध फुटबॉलर है और इनका जो नाम है किसके लिए आयोजन, किस पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो पद्मश्री। याद रखेंगे IM विजयन की एक खासियत है कि भूटान के साथ एक अंतरराष्ट्रीय मैच में IM विजयन ने खेल के 12वें सेकंड में ही गोल कर दिया था। खेल के 12वें सेकंड में ही क्या कर दिया था? गोल कर दिया। ऐसा करने वाले भी भारत के पहले खिलाड़ी है कि इतने कम से खेल का 12वें सेकंड में ही गोल कर देना, ये अपने आप में एक क्या है? अजूबा है। और किस देश के खिलाफ उन्होंने किया था? भूटान के खिलाफ किया था। याद रखिए पद्मश्री भारत के प्रमुख नागरिक सम्मानों में से एक माना जाता है। भारत का जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो है भारत रत्न। भाई उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड माने जाते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हिमा दास। याद रखेंगे हिमा दास एक क्या है? धाविका है। हिमा दास क्या है? एक धाविका है। इनका संबंध असोम राज्य से है। इनका संबंध किस राज्य से? असोम राज्य से। इन्हें ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। कौन एक्सप्रेस? ढींग एक्सप्रेस भी कहा जाता है। और इनका जो नाम है वो राजीव गांधी, कौन? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए, याद रखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नामित किया गया है। खास बात यह है कि सबसे कम उम्र के कोई खिलाड़ी है, इनकी उम्र मात्र अभी 20 वर्ष है। और सबसे कम उम्र में क्या है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट होने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी है। याद रखें हिमा दास। संबंध किस राज्य से है? असम राज्य से। याद रखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न को ही खेल रत्न अवार्ड भी कहा जाता है। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है A वैद्यनाथ। याद रखें A वैद्यनाथ योजना आयोग के सदस्य रहे हैं। योजना आयोग के सदस्य रहे हैं, परंतु इनका क्या हो गया है? हाल ही में निधन हो गया है। हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। आपको बता दें कि हमारे देश में योजना आयोग को क्या है? समाप्त कर दिया गया है। और योजना आयोग के स्थान पर हमारे देश में नीति आयोग की स्थापना की गई। और नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वर्तमान में नीति आयोग ही जो है देश के लिए कार्य कर रहा है। योजना आयोग को अब क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया गया है। तो ये A वैद्यनाथ किस आयोग के सदस्य रह चुके हैं? योजना आयोग का। इनका हाल में क्या हो गया? निधन हो गया। हमारा जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यह भारत में सड़कों का निर्माण करती है। क्या करती है? भारत में सड़कों का निर्माण करती है। सड़कों का निर्माण करती है। खास बात यह है कि भारत की पहली ऐसी संस्था जो पूर्ण रूप से क्या हो गई है? डिजिटल हो गई है। NHAI एक ऐसी संस्था बन गई है, पूर्ण रूप से डिजिटल होने वाली संस्था बन गई है। और आपको बता दें कि वर्ष 2019 में सर्वाधिक सड़कों का जो निर्माण किया है वो क्या है? NHAI के द्वारा ही किया गया है। अगला टॉपिक है UNSC। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेंगे, ये आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा।
यूएनएससी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहते हैं। याद रखें क्या कहते हैं भाइयों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। खास बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का भारत जो है अस्थायी सदस्य नियुक्त हुआ है। कौन नियुक्त हुआ है? भारत। याद रखेंगे भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। खास बात है कि भारत का जो कार्यकाल होगा वो 2 वर्ष का होगा। कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? 2 वर्ष का होगा। याद रखेंगे भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार, कौन सी बार? 8वीं बार सदस्य बना है। 8वीं बार सदस्य बना है। खास बात यह है कि अब की बार जो भारत के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो एंट्री हुई है वो काफी धूम धड़ाके भरी रही है कि यहाँ चीन और पाकिस्तान ने भी इस मामले को सपोर्ट किया है। ये भारत की एक तरह से बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो भारत को जानती है, वो एक जिम्मेदार देश है और जहां पर भी होगा वो जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों को पूरा करेगा। आपको थोड़ी जानकारी और दे दें, जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सबसे प्रमुख अंग है। याद रखेंगे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य राष्ट्र होते हैं? कुल 15 सदस्य राष्ट्र होते हैं। 15 सदस्य राष्ट्र होते हैं। और खास बात है कि 5 जो होते हैं वो अस्थायी होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, जबकि जो 10 होते हैं वो अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 2-2 वर्षों का होता है। याद रखेंगे 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र जो है वो यूनाइटेड नेशन के वही स्थायी सदस्य ही हैं। कौन कौन से? फ्रेश, एक छोटा सा ट्रिक है, FRACE, F फॉर फ्रांस, R फॉर रशिया, A फॉर अमेरिका, C फॉर चाइना और E फॉर जो है इंग्लैंड। याद रखेंगे ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र के 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र हैं जो वीटो प्राप्त राष्ट्र है। अभी आपने देखा ही होगा कि WHO में भी भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन की नियुक्ति हुई है। हम तो इसे आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत 8वीं बार सदस्य बना है और 192 वोटों में 184 वोट मिले हैं। निर्विरोध भारत पहुंचा है। यहाँ तक कि चीन और पाकिस्तान ने भी भारत का सपोर्ट किया है। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सबरीमाला माता मंदिर। याद रखेंगे सबरीमाला माता मंदिर किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। याद रखेंगे इस मंदिर में कौन से देवी देवता निवास करते हैं? अयप्पा स्वामी। याद रखेंगे सबरीमाला माता मंदिर में कौन से देवी देवता निवास करते हैं? अयप्पा स्वामी निवास करते हैं। खास बात यह है कि सबरीमाला माता मंदिर में जो धार्मिक आयोजन होना था उसे कोविड-19 के कारण क्या कर दिया गया है? रद्द कर दिया गया है। कोविड-19 के कारण जो है जो आयोजन धार्मिक होना था उसे क्या किया गया है? रद्द कर दिया है। तो याद रखेंगे कि सबरीमाला माता मंदिर भारत के किस राज्य से संबंधित है? केरल। केरल में वर्तमान में जो सीएम है उनका नाम क्या है? पिनराई विजयन है। केरल भारत का क्या है? एक दक्षिणी राज्य है। हमारा अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है रथ यात्रा। साथियों आप लोग इसे नोट जरूर कर लेंगे। हमारा जो अगला टॉपिक है रथ यात्रा। रथ यात्रा भारत में कई शहरों में निकाली जाती है और जो सबसे महत्वपूर्ण जो रथ यात्रा होती है वो किस राज्य की है? ओडिशा। याद रखेंगे ओडिशा के जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा प्रत्येक वर्ष निकाली जाती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की यात्रा जो है पूरे शहर में निकाली जाती है। परंतु अब की बार सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा के निकालने पर रोक लगा दिया। याद रखेंगे इस बार रथ यात्रा का आयोजन क्या हो गया? रद्द कर दिया गया है। आयोजन क्या हुआ है? रद्द कर दिया गया। कारण वही है कोविड-19। कारण क्या है? कोविड-19, क्योंकि इस पर एक जनहित याचिका पड़ी थी कि भाई इस समय जो दौर है वो अच्छा नहीं चल रहा है, लोग एक दूसरे से संपर्क में होंगे, क्योंकि रथ यात्रा में एक अनुमान के अनुसार 10 लाख से भी ज्यादा की भीड़ जुटती है और ये दुनिया के प्रसिद्ध
त्योहारों में एक तरह से इसका शुमार अब धीरे धीरे होने लगा है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके आयोजन को क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। तो रथ यात्रा किस राज्य से संबंधित है, उड़ीसा। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी, इसमें किसकी यात्रा निकाली जाती है, भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है विजय दिवस परेड। याद रखेंगे यह रूस में आयोजित होना है, रूस के कहां पर, मॉस्को। रूस के मॉस्को में इस बार इसका आयोजन कब होगा, 24 जून 2020 को। होना तो ये 9 मई को ही होना था, परंतु कोविड-19 के कारण इसके आयोजन को कुछ डिले किया गया। खास बात यह है कि इस बार के विजय दिवस के परेड में भारत की तीनों सेना, याद रखेंगे भारत के तीनों सेनाओं की टुकड़ी शामिल होगी। तीनों सेनाओं की टुकड़ी क्या होगी, शामिल होगी, टुकड़ी शामिल होगी। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी पुष्टि की है कि भारत का 75 सदस्यीय एक जो दल है वो रूस के विजय दिवस परेड में क्या है, शामिल होगा। इससे पहले भारत की बस केवल थल सेना ही क्या है, विजय दिवस परेड में शामिल हुई थी, परंतु अब की भारत की तीनों सेनाएं शामिल होंगी। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक को ही आयात निर्यात बैंक भी कहा जाता है, आयात निर्यात बैंक भी कहा जाता है। खास बात है कि एग्जिम बैंक के द्वारा एक देश है, अफ्रीकी देश, जिसका नाम है मलावी। कैसा देश, अफ्रीका का है, और यह किस प्रकार का कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, जिसको हम लोग कहते हैं स्थलबद्ध या स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। और मलावी की खास बात क्या है कि यह एक लैंड ऑफ कंट्री तो है ही। एग्जिम बैंक ने 21.57 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। याद रखेंगे भारत के किस बैंक ने, तो एग्जिम बैंक ने इस अफ्रीकी देश को, तो मलावी देश को क्या है, 21.57 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और जो मलावी क्या है, एक अफ्रीकी राष्ट्र है, एक लैंड ऑफ कंट्री है। और मलावी की, याद रखेंगे मलावी की जो राजधानी है ली लोंगवे है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है शकुंतला देवी। ध्यान रखेंगे शकुंतला देवी को भारत के वंडर वुमेन, याद रखेंगे वंडर वुमेन कहा जाता है। खास बात है कि 18 जून, याद रखेंगे 18 जून 1980 को इन्होंने एक विशेष कारनामा किया था। कारनामा यह किया था कि इन्होंने 13 डिजिट का गुणा 13 डिजिट में, याद रखेंगे 13 डिजिट का गुणा 13 डिजिट में, और इसका जो जवाब जो है वो मात्र 28 सेकंड में दिया था। 28 सेकंड में इसके मल्टीप्लाई को बताया। और खास बात है कि उस समय का जो सबसे तेज कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर ने 38 सेकंड का वक्त लिया। याद रखिए कंप्यूटर से भी तेज शकुंतला देवी ने कैलकुलेट किया। और याद रखेंगे हम लोग को तो 13 डिजिट के गुणा के 13 डिजिट पे करने पर केवल जोड़ने में जो है, काउंटिंग करने में उससे ज्यादा समय लगेगा, परंतु इन्होंने मात्र 28 सेकंड लिया और पूरी दुनिया को चौंका दिया। तो इनको भारत का क्या वंडर वुमेन कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ है वो भारत की जो सिटी है, आईटी सिटी, भारत की आईटी सिटी कौन कही जाती है भाई, तो बेंगलुरु। याद रखेंगे बेंगलुरु में इनका जन्म हुआ था। और खास बात यह है कि जो भारत का बेंगलुरु शहर भारत का पहला ऐसा शहर है जिसने अपना स्वयं का लोगो जारी किया है। याद रखें दोस्तों शकुंतला देवी कौन है, भारत की वंडर वुमेन। 18 जून 1980 को उन्होंने यह कारनामा किया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण एक दिवस है, दिवस का नाम है विश्व मरुस्थलीकरण निवारण और सूखा दिवस। ध्यान रखेंगे साथियों, यह प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 17 जून को मनाया जाता है। और इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य यह होता है कि दुनिया में कैसे सूखे से निपटा जाए और मरुस्थलीकरण को रोका जाए। दोस्तों आपको अगर हमारे यह वीडियो अच्छा लगता हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों।